देखिए, वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रुकने के तो ये 2-4 दिन में रुक जाए, और ना रुकने को जिसकी संभावना ज़्यादा है, ये हफ्तों, महीनों, सालों चलेगा। अगर ये जल्दी रुकता है तो तभी रुकेगा जैसे ट्रम्प चाहते हैं वेनेजुएला मॉडल, कि मैंने ऊपर के नेता को निकाल दिया, अब उसकी जो सेकंड लेयर बनी उनको डराया धमकाया, तुम हमारे से कोऑपरेट करो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। वेनेजुएला में एग्री कर गए। ईरान में जो लीडरशिप की सेकंड लेयर थी वो एग्री नहीं कर रही है। तो इसी तरह से ये अगर अटैक करते रहे, और ईरान की जो सरकार है जो कि इस्लामिक थियोक्रेटिक स्टेट है, अगर वो खड़ी रही तो फिर ये युद्ध लंबा चलेगा और भभकता रहेगा, कम होगा भभकेगा, कम ऊपर नीचे। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल दिखता है, बट चांस ज़्यादा है कि मुझे दिखता है कि ये थोड़ा लंबा चलेगा, और उसके बाद हो सकता है और भी लंबा चले, क्योंकि जिस तरह के माहौल क्रिएट हो जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा उनको रिकंसाइल करना। सर, इंडिया ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को इन्वोक कर दिया है एलपीजी को लेकर। या गवर्नमेंट ने एलपीजी को लेकर के एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कराया। सही है, साइंटिफिकली आपको देखना है ना कि आपके देश में हर रोज कितना, मानिए, क्रूड ऑयल चाहिए हमें, कितनी हमें एलपीजी गैस हर रोज इस्तेमाल होती है भारत में। भारत में हर रोज करीब 90,000 टन एलपीजी गैस कंज्यूम होती है, और उस 90,000 टन में से मात्र 1/3 है जो हम बनाते हैं, बाकी 2/3 हम इंपोर्ट करते हैं, 60,000 टन। और कतर के कारण खासकर वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, ये एलपीजी जो 60,000 टन दिन का रोज आना चाहिए वो एकदम रुक गया है। तो ये बहुत बड़ा झटका है। तो गवर्नमेंट अब कुछ प्रयास करेगी कि मैनेज किया जाए एसेंशियल कमोडिटीज, ताकि होर्डिंग ना हो, जमाखोरी ना हो। इसके अलावा इंडिया के अंदर जो ऑलरेडी बनता है उसकी कुछ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो यही कुछ सरकार कर सकती है, इससे ज़्यादा सरकार भी लिमिट है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो 60,000 टन दिन का, वो तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा फिलहाल। सर, ना इंडिया को लॉस अभी अगर हम कहें तो हो रहा है इस वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए, वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका इंडिया को फिलहाल जो लॉस हो रहा है, अलग अलग सेगमेंट्स आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल जो करीब $70 प्रति टन के आसपास चल रहा था, अब वो 90 या 100 हो गया है, बल्कि बढ़ भी गया था, कम आ गया। तो मानो करीब $20 प्रति टन तो बढ़ ही गया है क्रूड ऑयल। हम करीब 5 मिलियन बैरल्स अ डे इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम 5 मिलियन बैरल्स अ डे इंपोर्ट करते हैं, और एवरेज अगर $20 कीमत बढ़ गई, तो रोज का $100 मिलियन का तो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, राइट। 5 मिलियन इंटू $20, हाँ, $100 मिलियन, राइट। तो रोज का $100 मिलियन केवल क्रूड ऑयल की महंगाई के कारण जा रहा है। उसके अलावा एलपीजी आ नहीं रहा है, तो उसको कैसे क्वांटिफाई करोगे? जो पहले आ रहा था वो आ ही नहीं रहा है अब। इसके अलावा वहां पे जो भारतीय लोग रहते हैं नौकरियों में, उनकी कुछ ही नौकरियां अगर ये लंबा चढ़ गया छूटेंगी, बट फिलहाल भी हमारी वहां से रेमिटेंसेज आती हैं। भारत की करीब 45 से $50 बिलियन एनुअल रेमिटेंसेज आती हैं यहाँ पे, जो हमारे डायस्पोरा जो भारतीय रहते हैं वर्क करते हैं। धीरे धीरे वो भी इफेक्ट होगा। और यस, नुकसान हमें बिल्कुल हो रहा है फर्टिलाइजर को लेकर के, जो आने वाले वक्त में होगा। देखिए, हम एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं अभी, जो कि घरों में कुकिंग को इस्तेमाल होती है, बट गैस जो है वो खाद बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो जो नाइट्रोजन बेस्ड खाद हैं, करीब 60% खादें ऐसी हैं जो नाइट्रोजन जिनको चाहिए होता है, उनमें गैस की कीमत करीब 70 से 80% गैस की ही कॉस्ट होता है। तो जब आपकी गैस की कीमत बढ़ेगी या गैस होगी नहीं, तो आपकी जो फर्टिलाइजर मेकिंग है वो भी इफेक्ट होगी। और बाय द वे, भारत में हम फर्टिलाइजर करीब 30% ही अपनी बनाते हैं, वो फर्टिलाइजर भी हम बहुत इंपोर्ट करते हैं। पर दुनिया भर में जब फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारे यहाँ भी कीमतें बढ़ेंगी, और उसके चलते फूड पे जो महंगाई होनी है, वो महंगाई केवल इसलिए नहीं होगी कि आपका जो वेजिटेबल्स और फूड्स है उनकी ट्रांसपोर्ट में ट्रक की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि डीजल की बढ़ेंगी, वो तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। उसके अलावा जो आलू गोभी प्याज उगाया जाएगा
उसकी कीमत बढ़ेगी क्योंकि उसमें जो खाद डलेगी वो महंगी खाद डलेगी। तो ये डबल वैमी होगी हमारे फूड इन्फ्लेशन और हमारे घर की रसोइयों में।